हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर थर्ड का है, यानी साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, देखो इसके पहले पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। उसे आप लोग नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख देख के एक बार अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अच्छा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज होता है ना कि जितने भी मैंने क्लास चलाया है ना, उन क्लासेस को एक बार देखो, उसके बाद इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग उन क्लासेस को नहीं देखे हो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और सारी लेक्चर को एक बार अच्छे से देख देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। अच्छा, इसमें हम लोग आज समझेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 50 वर्ड्स में लिखने रहते हैं ना, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें एक लेक्चर और मैं लेके आऊंगा, उसमें हम लोग लॉन्ग आंसर को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, शिक्षण का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ टीचिंग। इसको तो आप लोग तैयार कर ही लेना, क्योंकि आपके मेरे भाई के पेपर का नाम ही है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो लर्निंग यानी अधिगम, और जो मेरे भाई टीचिंग और शिक्षण, दोनों को बेसिक से कवर कर लेना। ठीक है, तो शिक्षण का अर्थ आप लोग अच्छे से, चाहे सीओ सीरीज से, चाहे मेरे लेक्चर के माध्यम से, चाहे गूगल पे सर्च करके आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखो सीधे सीधे नाम मत लिख देना, थोड़ा सा दो चार पॉइंटें लिखना। ठीक है, उसके बाद जो है कि इसका नाम लिखना। ठीक है, कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप कह सकते हो कि मेरे भाई पावलोव जी ने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लासिकल अनुबंधन पूछ दे, चाहे सक्रिय अनुबंधन पूछ दे, उसके बाद मेरे भाई चाहे कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत पूछ दे, सब सिद्धांतों को एक बार अच्छे से आप लोग कवर कर लेना। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारी लेक्चर को मैंने बेसिक से कवर कराया है, तो उसे भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ डालना। ठीक है, चलो उसके बाद विकास किसे कहते हैं, डेवलपमेंट। देखो इसको तो मैं पूरा अच्छे से कवर कराया हूँ, तो परेशान नहीं होना, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो तो मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद चिंतन प्रक्रिया का अर्थ, यानी मैं बताया था थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, इसको बेसिक से कवर कराया था, तो चिंतन को भी आप लोग कवर कर लेना। चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, अभी सारी चिंतन, इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद डिसलेक्सिया। देखो डिसलेक्सिया होती है ना एक प्रकार का, इसे हम विकार कह सकते हैं। जैसे कोई पढ़ने में मेरे भाई ठीक ठाक नहीं है, कोई वर्ड्स की त्रुटि करता है पढ़ने में, तो एक तरीके से ये मानसिक विकार है। इसे भी आप लोग एक बार देख लेना, हो सकता है तो मैं इस पे एक लेक्चर आपको जल्दी दे दूँ। ठीक है, तो एक पर ऐसे मान के चलो ना, जैसे कोई चाय को साय बोल रहा है तो उसे डिसलेक्सिया है। ठीक, उसको सुधार कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग देख लेना। ठीक है, चलो उसके बाद अगला प्रश्न है सृजनात्मकता की परिभाषा, यानी क्रिएटिविटी क्या होती है उसे परिभाषित करो। ठीक है, उसके बाद बुद्धि को परिभाषित करो। बुद्धि पे तो मेरे भाई ऐसा लेक्चर लिया हूं ना कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं बेसिक से, तो इंटेलिजेंस को भी आप लोग कवर कर लेना। और हाँ, इंटेलिजेंस में इसके सिद्धांत को भी आप लोग कवर कर लेना, एक खंडन, द्विखंडन, बहुकारक। उसके बाद गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, उसे उसे फिर द्रवीकृत, घनीकृत, ये सब सिद्धांतों को एक बार अपने दिमाग में जानते रहिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद अभिक्षमता किसे कहते हैं, एप्टीट्यूड। एक तो होता है एटीट्यूड, एक तो होता है एप्टीट्यूड, तो ये एप्टीट्यूड है। ठीक है, इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पिछड़े बालक का क्या अर्थ है। अच्छा, आपके अनुसार एक पिछड़ा बालक क्या हो सकता है, उसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हो, उसको इसमें लिखना। ठीक है, अब देखो पिछड़ा बालक कहने का अर्थ ये नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति कमजोर है, नहीं। पिछड़ा बालक कहने का अर्थ है कि उसकी पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा मेरे भाई पीछे रह गई है। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण का अर्थ, देखो जब मैं आपको पढ़ाया था एक सिद्धांत था, वो सूझ का सिद्धांत, उसमें बताया था कि अधिगम स्थानांतरण होता है। पहले एक ठो बॉक्स रहता है, उस पे फिर एक बॉक्स और रखता है, फिर केले को प्राप्त कर लेता है, तो उसमें अधिगम का स्थानांतरण होता है। इसे भी उस लेक्चर को जाके देख के समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो उसके बाद संवेगात्मक बुद्धि क्या है। जब इंटेलिजेंस को मैंने बताया था तो लास्ट में संवेगात्मक बुद्धि के बारे में भी मैंने बताया था, तो उसे भी आप लोग एक बार कवर कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वृद्धि एवं विकास में अंतर कहोगे, क्या सर जी ये तो बहुत बेसिक सा है, इसे भी देख लेना, हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, अच्छा ये पेपर फर्स्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड थर्ड दोनों यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो इसे भी आप लोग कवर कर लेना। उसके बाद कल्पना का अर्थ, इमेजिन क्या होती है। ठीक है, कहते हैं ना कि आप किसी भी सोते सोते ही कल्पना करते रहते हो कि ये हो जाए वो हो जाए, वही तो है कल्पना, एक ये मानसिक प्रक्रिया है, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है विस्मृति के दो मुख्य कारण।
ठीक है। विस्मृति को फॉरगेटिंग कहते हैं कि मेरे भाई कोई एक बालक जल्दी जल्दी भूल जाता है, या फिर वो भूलने की उसकी बीमारी है, या फिर भूलना क्या है, उसके दो कारण लिखना है। ठीक है। अब देखो, कहते हैं ना कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं अगर आप किसी चीज को भूले ना ना तो आप नई चीज सीख ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से इसके दो मुख्य कारण भी आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, प्रयत्न एवं भूल के अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो बताओ, थर्डाई साहब ने किया था ना। इसको भी थोड़ा सा बिल्ली बिल्ली के बारे में लिख के ढंग से, ताकि 50 वर्ड कंप्लीट हो जाए। देखो, कहते हैं ना, कॉपी भरने से मतलब नहीं है। ठीक है। कोई भी टीचर, ठीक है, वो आपके कंटेंट पे ध्यान देता है। अब वो ज़माना गया कि कुछ भी लिख के आओगे नंबर मिलेगा, या फिर ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर सही कंटेंट लिखोगे तो सही नंबर मिलेगा मेरे भाई। ठीक है। 50 वर्ड में कह रहा है तो आप 50 से 60 वर्ड, 70 वर्ड में ही लिखो। ठीक है। उसमें ही कंटेंट को समेटने का प्रयास करो। ठीक है। चलो, उसमें घुमा घुमा के रामायण मत लिखो। जितना उसमें पूछ रहा है वही लिखो। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रयत्न एवं भूल के अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो। इसका भैया एक बार अच्छे से लिख के, कि प्रयत्न एवं भूल के अधिगम को सिद्धांत को थर्नडाइक ने दिया था। महान महान प्रोफेसर थर्नडाइक साहब ने दिया था। उन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया था? ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला, इसको इसमें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद चर को परिभाषित करो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? मैंने बताया था ना, वेरिएबल्स मुख्यतः तीन होते हैं ना। आपको पता है, शिक्षक हो गया, स्टूडेंट हो गया, उसके बाद और शिक्षक सामग्री हो गई। इस प्रकार से इसे भी आप लोग परिभाषित कर देना। उसके बाद विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुन लेना। विकास की अवस्थाओं के नाम लिखो। सबसे पहले शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। तीनों अवस्थाओं लिखना, उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंटें लिख देना। अब देखो मेरे भाई, कुछ तैयार करो चाहे मत करो, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड में तीन अवस्थाएं बिल्कुल बेसिक से तैयार कर लेना। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता, किशोरावस्था की विशेषता। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तीन चार पॉइंट है बेसिक से, इनको कवर कर लेना अच्छे से लिख लिख के। ठीक है। चलो, ये लॉन्ग आंसर में भी पूछते हैं। ठीक है। कि किशोरावस्था को डिफाइन करो, या फिर किशोरावस्था से आप क्या समझते हो? ठीक है। किशोरावस्था में विकास कैसे होता है, इनको तैयार कर लेना। उसके बाद संज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है। ये जब मैंने आपके पियाजे साहब को पढ़ाया था तो बताया था। उसके बाद चिंतन क्या है? ठीक है। ऊपर भी इसको हमने डिस्कस किया था, थिंकिंग क्या होती है। उसके बाद विस्मृति क्या, यानी भूलना क्या। ठीक है। अब देखो, विस्मृति का सेम उल्टा कह सकते हैं हम, मेमोरी यानी स्मृति। जो चीज़ हम याद करते हैं वो तो हमारी स्मृति है, और जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो है हमारी विस्मृति। तो इसे भी आप लोग अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। देखो, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये है कि जितनी भी मैंने क्लास चलाया है ना, ताकि मेरा फर्ज बनता है आपको इन क्वेश्चनों से आपको रूबरू करा दूं। ठीक है। और क्या है ना, एक बार कॉपी और पेन लेना। ठीक है। सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे खासे अगर नंबर चाहते हो तो मेरे भाई। ठीक है। चलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, पर्सनालिटी को परिभाषित कीजिए। अब देखो, अगर एग्जाम में आपके दिमाग से कोई मनोवैज्ञानिक नहीं चल रहा है कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा, तो सीधे सीधे भी व्यक्तित्व की परिभाषा लिख सकते हो, नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक है। यदि कोई मनोवैज्ञानिक के अनुसार लिख दिए, तब तो मेरे भाई पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अब बताओ, अधिगम क्या है? इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बार बार चिल्लाया कि अधिगम क्या होता है। कि अधिगम कहते हैं ना कि, देखो, अब देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप हो, ठीक है, रोज आप सो के 10 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, लेकिन एक दिन आपकी मम्मी या फिर आपके पापा आपको खूब मोटिवेट कर दिए, और आप सुबह 7 बजे सो के उठ गए, तो आप अधिगम प्राप्त कर लिए। तो यानी हमारे व्यवहार में जो चेंज हो रहा है ना, तो समझो वही तो है अधिगम। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से इसे भी थोड़ा सा खुद के ना, अपने खुद के लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना। ठीक है। चलो, उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य की चार विशेषताएं लिखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है। चलो, उसके बाद अगला प्रश्न है, विस्मरण को कम करने की दो प्रमुख रणनीतियों को लिखिए। ठीक है। कि मेरे भाई, अगर कोई बालक भूल रहा है, बार बार भूल जा रहा है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? एक तो अच्छे मेरे भाई के अच्छे समाज में उसको रखें। ठीक है। ठीक ठाक वो वर्ड जो भी यूज करें, हम उसको तुरंत ही टोकें, या फिर तुरंत ही सही करने के लिए उस पर फोकस करें। इस प्रकार से हम लोग दो, कम से कम दो प्रमुख रणनीतियों को आप लोग लिख के उसका थोड़ा बहुत उल्लेख कर सकते हो। ठीक है। अगर ये 24 क्वेश्चन जितने भी ऊपर मैंने बताया ना, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, तो पेपर फर्स्ट का और पेपर थर्ड का दोनों तैयार हो जाएगा मेरे भाई, और ठीक ठाक नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, चाहे जो 50 वर्ड में पूछता है। कहने का था जो अति लघु उत्तरी, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद
मैं जल्दी इसका पार्ट 2 यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। उसे भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। वो भी 15 से 16 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए सफिशियंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने पेपर फर्स्ट को अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। पेपर सेकंड को भी हम लोग डिस्कस कर दिए, और पेपर थर्ड का आज जो है कि मेरे भाई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। अब लॉन्ग आंसर को कवर कर लेंगे। उसके बाद कि पेपर फोर्थ बचता है असिस्मेंट फॉर लर्निंग, उसको भी मैं जल्दी कवर करा दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर चीज़ें समझ में आती हैं, जितनी भी क्लास मैंने चलाया, क्लास आपको समझ में आया, तो मेरे भाई आप चैनल को एक बार शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलो, चैनल पर नए हो तो मुस्कुराते हुए चैनल के साथ जुड़ जाओ मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि द परफेक्ट स्टडी आपके साथ सच्चे दिल के साथ है, ठीक है। चलो, कोई भी पीडीएफ चाहिए किसी क्लास का तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, सारी डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है, ठीक है। चलो, वहाँ से जाके द परफेक्ट स्टडी को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, और सारी पीडीएफ को लेकर एक बार पढ़ डालिए, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन लगता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके मेरे भाई इंस्टा आईडी जुड़ के मुझसे कुछ भी डिस्कस कुछ भी पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, पढ़ाई जोर शोर से करते रहिए, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए।